हाँ जी बच्चों, वेलकम। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा और समझो, है ना। जो सर्कुलर लूप था ना, उसी रेफरेंस में थोड़ा सा और समझो, हैं। एक दो पॉइंट और ले रहे हैं, ये न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प देंगे, है ना। तो जरा देखो क्या है। मान लो बेटे, कॉइल जो है, अभी मैंने बताया था लूप जो है इस तरह से था। अब यहाँ करंट इसमें बह रही थी आई, आपको याद ही है, और इसकी रेडियस थी आर। और सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकला था सेंटर पर, वो था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर, जहां आर का मतलब रेडियस से था। याद आ गया होगा, यहीं तक तो किया था। अब देखो बच्चों, कोई बच्चा यहाँ ये कह सकता है सर इसमें कई सारे टर्न्स हैं। मान लो एक टर्न नहीं है, कई बार हमने इसमें टर्न है, इसमें 10 फेरे हैं, 10 लपेटे लगे हुए हैं, ऐसे 5 लपेटे लगे हुए हैं, आधा ही लपेटा है, आधा ही लूप है, एक चौथाई 1/4 ऑफ द पार्ट ऑफ लूप है, 1/6 ऑफ द लूप है। तो सर क्या ये फॉर्मूला काम कर सकता है? तो मेरा जवाब है हाँ। जितने इसमें टर्न्स हैं, टर्न्स की वैल्यू एक से ज़्यादा भी हो सकती है, एक से कम भी हो सकती है। दोनों स्थितियों में n का मल्टीप्लाई कर दो। तो इफ लूप हैज n टर्न्स, तो b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बस n का मल्टीप्लाई करना है, नथिंग न्यू। तो b एट द सेंटर, सेंटर पर निकाल रहे हैं, o माने सेंटर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आगे बताओ, 2 पाई एन आई अपॉन आर। अब कोई बच्चा, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूं, कोई क्या हाफ लूप है सर, आधा सर्किल ही है, फॉर हाफ सर्किल, फॉर सेमी सर्किल, तो क्या करोगे बताओ? कैसे बनाओगे फॉर्मूला? कुछ नहीं, बस एन की जगह सेमी माने आधा, तो आधा चक्कर है तो एन की जगह हाफ लिख दो। या हाफ लिखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, हाफ लिखोगे तो, हाफ लिखोगे ना, तो ये वाला 2 जो एन में आएगा और ये 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बोलो भाई 2 कटने के बाद क्या बचेगा? पाई आई अपॉन आर। इसी तरह से अगर क्वार्टर सर्किल होता तो n की जगह 1/4 लिख देते। अब एक बच्चा यहाँ लास्ट में ये कह सकता है सर पहचानने में नहीं आ रहा सर्किल का कितना पार्ट है ना। अब आप बताइए जरा, यहाँ पर ये है सर पार्ट, अब ये बताइए कितना सर्किल है? 1/4, 2/3, 1/3, कितना है ये? तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम्हें पहचानने में नहीं आ रहा ना, छोड़ो। अब ये देख लो, ये सर्किल सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है। ये सर्किल का सेंटर है, ये एंगल नाप लो, इस एंगल को थीटा कह लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए स्टार बना दिया है। तो अब थीटा की हेल्प से एन का पता लगाया जा सकता है। कैसे? देखो, सिंपल सा यूनिटरी लॉ लगा रहा हूं। देखो 2 पाई रेडियन, यानी ये एंगल अगर 360 डिग्री होता, 360 डिग्री, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने होते? 1। अगर ये एंगल 360 डिग्री होता तो कुल कितने चक्कर होते? एक कंप्लीट राउंड होता खाली। लेकिन एंगल ये थीटा है, तो बताओ कितने चक्कर हो जाएंगे? मान लो चक्कर हो जाएंगे n, तो n निकालना है, कितने चक्कर हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई n बराबर थीटा बन जा थीटा, तो n आ जाएगा थीटा अपॉन 2 पाई। कितना आ जाएगा n? थीटा अपॉन 2 पाई। लेकिन यहाँ ध्यान रखने की बात है एक, वो इंपॉर्टेंट है, थीटा रेडियन में लोगे, डिग्रीज में मत लेना, क्योंकि 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री तो नहीं लिखे हैं ना मैंने। तो थीटा जो है वो लेना है आपको किसमें? रेडियन में, ये ध्यान रखना है। थीटा किस में लेना है? रेडियन में, है ना। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जरा देख लो यहाँ पर, है ना। तो n की जगह ये फॉर्मूला है, और n की जगह तुम लिखोगे थीटा अपॉन 2 पाई। जरा फॉर्मूला याद कर लेना। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा बच्चों, बोलो क्या हो जाएगा?
बी नॉट इक्वल्स टू, एक बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर, और एन की वैल्यू है अभी अभी तुमने देखा था थीटा अपॉन 2 पाई, जिसमें मैं बार बार कह रहा हूँ थीटा रेडियन में लेना। जैसे थीटा 60 डिग्री दिया है तो 60 डिग्री मत लेना, पाई बाई कितना 3, पाई बाई 3 लेना, पाई बाई 3 माने 60 डिग्री। समझ आया ना, इस तरह से लेना है। तो यहाँ लिखोगे थीटा की वैल्यू, एन की वैल्यू थीटा अपॉन 2 पाई, तो 2 पाई से ये 2 पाई कट जाएगा, तो ये आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा, अब तो बता ही लोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बोलो, यहाँ पर रखा एन की वैल्यू, ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो आई बचेगा और थीटा बचेगा, तो आई थीटा अपॉन आर। बार बार मैं कह रहा हूं भाई, ध्यान रखना थीटा रेडियन में लेना, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है। अब कोई बच्चा कहे सर कम से कम एक सवाल तो करके दिखाई दीजिए ताकि कुछ तो आइडिया मिले। तो देखो बेटा, मैं तुम्हें एक छोटा सा सवाल आज करके दिखा रहा हूँ और फिर तुम्हें मैं ढेर सारा होमवर्क दूंगा आज, और फिर जो नहीं आए उन्हें पोस्ट करना, तो उन पर कल डिस्कस करते हैं। तो जरा देखो, आसान सा ले रहे हैं एक सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। मान लो बेटे ये एक स्क्वायर है, बहुत ही आसान लिया है, स्क्वायर तो सारे बच्चे समझते ही हो, और इसमें से जाने वाला करंट है I। कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर भी चाहो तो I बना सकते हो, और इस स्क्वायर की जो साइड है वो A है। अब मैं तुमसे ये कहता हूँ स्क्वायर के सेंटर पर, ये कोई लाइनें अपने वैसी खींच ली है मैंने, खाली स्क्वायर ही था, तो स्क्वायर का सेंटर ये हो गया, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। ठीक है, तो ये 4 वायर से मिलकर एक स्क्वायर बना था। इट इज द स्केलेटन ऑफ अ स्क्वायर कैरिंग करंट I in anti-clockwise direction and each side of square is A. Find the magnetic field at the center of square। तो बड़ा आसान है, कैसे करें जरा देखो। एक वायर से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो बेटे, और उसमें 4 वायर हैं, चारों करंट एक ही तरह से चला रही हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 4B1। B1 का मतलब है एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड, 4 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इसमें 4 साइड्स हैं, तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड प्लस इसका मैग्नेटिक फील्ड प्लस इसका। अब डायरेक्शन देखो, करंट किधर चल रही थी, इधर, कहीं से भी देख लो, यहां से देख लो, जैसे ये वाले में करंट किधर चल रही है, इधर, और ये है आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो धक्का किधर दोगे, ऊपर की तरफ, करंट इधर जा रही है, किसी भी वायर में देख लेना थोड़ा सा, और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, धक्का ऊपर की तरफ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा ऊपर की तरफ, ये निशान है ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ आता तो क्रॉस बनाते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये निशान आ गया। अब एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड, ये वायर फाइनाइट लेंथ की है, एक निश्चित लंबाई की है, तो मैग्नेटिक फील्ड होता है एक वायर का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन ए का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। आप कह सकते हैं सर ए क्यों नहीं लिखा, ए यहाँ स्क्वायर की साइड है तो कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दिया है, जो ए का रियल मीनिंग होता है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन ए का नाम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब तुम लोग को जवाब देने हैं। देखो बेटा, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बताओ जरा, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है इस सवाल में। ये पूरी डिस्टेंस लेते यहाँ से यहाँ तक तो a होती, लेकिन ये तो a से आधी है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू है कितनी, a/2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये वायर, ये वाली वायर है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, दोनों के बीच की डिस्टेंस इतनी है, ये पूरी लेते यहाँ से यहाँ तक a होता, ये a/2 रहेगा। अब ये एंगल कहलाता है φ1 और ये एंगल कहलाता है φ2। अब जरा सोच के बताओ φ1 और φ2 कितने मान होंगे।
तो स्क्वायर में ये एंगल 90 डिग्री होता है टोटल, तो आधा ये हो गया, आधा ये हो गया, तो 90 90 90 90 इस तरह स्क्वायर में होता है। 90 में से भी यहाँ आधा आधा हो गया है, तो φ1 भी 45 डिग्री है और φ2 भी 45 डिग्री है। अगर इन सब वैल्यू को रख दो तो आपको आंसर आ जाना चाहिए। जरा आप देखो क्या आंसर आएगा, तो बी नॉट इक्वल्स टू 4, ये वाला 4, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अच्छी बात, आई गुड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बाई 2, तो ए बाई वाला 2 ऊपर, साइन φ1 साइन 45 और प्लस साइन 45। तो कितनी बार साइन 45 आ गया, 2 बार, साइन 45 प्लस साइन 45, 2 साइन 45। साइन 45 की वैल्यू तो सारे बच्चे जानते हैं 1/√2, तो देखो वैल्यू लिख देते हैं, पी नॉट हो जाएगा 4 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन ए, 2 साइन 45, 2 साइन 45 1/√2, ये इससे √2 बार कट जाएगा, कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। अब बताओ गिनती कितनी हो गई, 4 2 जा 8 और √2, तो 8√2। ठीक है, ये तो वैल्यू हो गई। यूनिट टेस्ला, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और डायरेक्शन अपवर्ड्स, पेपर से ऊपर की तरफ अपवर्ड्स, ये डायरेक्शन अपवर्ड्स, और ये हो गया आंसर। तो इससे मैंने तुम्हें बेटा आज फाइनाइट वायर से मैग्नेटिक फील्ड निकालना भी थोड़ा सा सिखाया है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटे।